तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करके फॉर्म डेटा को सबमिट कर सकते हैं और उससे स्टोर करा सकते हैं अपने स्टेट के अंदर। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि हम कैसे यूज स्टेट हुक के अंदर स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा, जब भी आप फॉर्म डेटा को सबमिट करने की कोशिश करते हैं फ्रंट एंड से, तो आप हमेशा फॉर्म डेटा को स्टोर कराते हैं टेम्पररी बेसिस के अंदर। तो रिएक्ट के अंदर किसी भी टेम्पररी स्टोरेज का जो काम करता है वो हमारा एक हुक होता है, जिसे हम यूज स्टेट बोलते हैं। यूज स्टेट जो है रिएक्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं जब हम फॉर्म डेटा को सबमिट करने की कोशिश करते हैं रिएक्ट के अंदर। और साथ ही साथ हम यूज स्टेट हुक का एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल देखेंगे कि कैसे उसे इस्तेमाल करा जाता है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कैसे स्टेट को अपडेट करा जाता है। तो यार, चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। तो अगर मैं बताना चाहूँ कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक यूआई क्रिएट कर रखा है और मैंने कुछ भी नहीं करा। और साथ ही साथ मैंने एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर रखा है जिसके अंदर एक मिनिमल सा यूआई है, जो कि हमारे फॉर्म का यूआई है। ठीक है, ये जो यूआई है फॉर्म का यूआई है। और बेसिकली यहाँ पर मैंने सीएसएस लगा रखी है और इसके अंदर कुछ नहीं कर रखा है। तो सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि एक इनपुट फील्ड से कैसे डेटा गेट करा जाता है। बेसिकली मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ, तो इस चीज को हम गेट कैसे कर सकते हैं इनपुट फील्ड से। तो हमारे पास इनपुट फील्ड से किसी भी डेटा को गेट करने का एक तरीका होता है जिसे बोलते हैं ऑन चेंज मेथड। ऑन चेंज क्या है? एक इवेंट है जो कि इनपुट फील्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अगर मैं अपनी इनपुट फील्ड के अंदर लिखूं ऑन चेंज, और इस ऑन चेंज के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। बेसिकली ऑन चेंज क्या है? हमारा एक इवेंट है तो जनरली एक फंक्शन लेगा। तो मैं लिखूंगा हैंडल चेंज। एक मैं यहाँ पर फंक्शन मैंने डिफाइन करा, और इस हैंडल चेंज को मैं डिफाइन करता हूँ एक फैट एरो फंक्शन बनाकर। मैंने इस हैंडल चेंज को डिफाइन करा। अब इस हैंडल चेंज के अंदर एक वैल्यू होती है जिसे बोलते हैं इवेंट, और जनरली इवेंट को ई से डिनोट करा जाता है। ये जो मेरा हैंडल चेंज इवेंट है, ये हमें एक पैरामीटर की फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट देता है, एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट कह सकते हो कहीं ना कहीं, जो कि सारी वैल्यूज को कंटेन करके रखता है। किसकी? इनपुट टैग की सारी वैल्यूज को कंटेन करके रखता है। तो ये जो हमारा इवेंट है, ये इनपुट फील्ड की सारी वैल्यूज को कंटेन करके रखता है। और ये ई जो है, जो कि हमारा इवेंट है, इससे हम वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। अगर मैं दिखाना चाहूंगी कंसोल डॉट लॉग ई हमें देता क्या है, ये जो ई हमारा इवेंट है ये हमें देता क्या है। तो देखो, मैं यहाँ पर जैसी ऑन चेंज में एक बार पेज रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं जैसी ऑन चेंज में कुछ भी लिखूंगा तो मुझे देखो कंसोल में कुछ ना कुछ मिलेगा। अब मुझे ये एक ऑब्जेक्ट मिला है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन हमें यहाँ पर केवल दो वैल्यू को फोकस रखना है। पहली वैल्यू क्या होती है मैं बता देता हूँ। पहली वैल्यू होती है फर्स्ट वैल्यू। क्या होती है फर्स्ट वैल्यू? फर्स्ट वैल्यू होती है हमारी कौन सी? हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है इवेंट ई डॉट टारगेट। पहली वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और जो दूसरी वैल्यू होती है वो होती है हमारी क्या? दूसरी वैल्यू, सेकंड वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी ई डॉट टारगेट डॉट नेम। ये सब हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। असल में क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है ना, और ये जो नेम होता है, ये जो वैल्यू और जो नेम है, पहले मैं कंसोल करके दिखा देता हूँ कि आखिर ये है कहाँ पर। देखो, ये जो हमारा एट्रीब्यूट है, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ग्लोबल, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, देखो इसके अंदर हमारे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। इसी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है टारगेट नाम की, जिससे हमें लेना देना है, और किसी और प्रॉपर्टी से हमें कोई लेना देना नहीं। टारगेट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर एक वैल्यू होती है, जहां पर हमारी वो वैल्यू होती है जो हम लिखते हैं। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। टारगेट नाम के अंदर हमारी एक वैल्यू होती है, जहां पर हमारी वो वैल्यू होती है जो हम अपने फॉर्म के अंदर लिखते हैं। मैंने इस फॉर्म के अंदर यहाँ पर ये लिखा है, तो देखो मुझे वैल्यू में क्या मिल रहा है, वही मिल रहा है जो मैंने लिखा है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एक नेम नाम की। तो नेम नाम की प्रॉपर्टी में दिखा देता हूँ ईमेल। असल में क्या होता है, हमारे इनपुट फील्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है नेम। आपने देखा होगा एक इनपुट फील्ड के अंदर प्रॉपर्टी होती है नेम। तो वही नेम मैं गेट कर सकता हूँ किसके थ्रू? अपने इस इवेंट के थ्रू। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये जो इवेंट है, ये कंटेन करके रखता है हमारे इनपुट फील्ड के एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को। इनपुट फील्ड के अंदर हमारे पास एक वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट भी होता है, लेकिन अभी हमने उसको यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रखा है, तो डायरेक्टली हम उसको गेट कर पा रहे हैं किससे? इवेंट के थ्रू गेट कर पा रहे हैं।
लेकिन हम उसको बाद में यहाँ पर भी डिफाइन करेंगे और समझेंगे कि उसका क्या मतलब है। अभी हमें यहाँ पर केवल किस पे फोकस करना है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और किस पे फोकस करना है, ई डॉट टारगेट डॉट नेम। इन दो चीजों पे हमें फोकस करना है जो कि हमें हर एक ऑन चेंज इवेंट देता ही देता है। देखो, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू तो मुझे वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, और ई डॉट टारगेट डॉट नेम ये प्रोवाइड कर रहा है कि मैं किस इनपुट फील्ड के अंदर लिख रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपनी इनपुट फील्ड के अंदर नेम ईमेल दे रखा है, तो मुझे पता लग रहा है कि मैं किस इनपुट फील्ड के अंदर लिख रहा हूँ। अगर मैं यही चीज पासवर्ड के अंदर लिख दूं, तो पासवर्ड में मुझे अभी कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने पासवर्ड के अंदर ऑन चेंज मेथड अभी डिफाइन नहीं करा है। तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ अपने पासवर्ड के अंदर भी। पासवर्ड की इनपुट फील्ड के अंदर मैंने इसको डिफाइन करा। अब मैं एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं अगर पासवर्ड के अंदर कुछ भी लिखूंगा तो मुझे देखो पासवर्ड के अंदर वैल्यू भी मिल रही है, और साथ में उसकी फील्ड का नाम भी मिल रहा है कि वो पासवर्ड नाम की फील्ड है जहां पर मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ। तो ये तो समझ में आ गया हमें कि कैसे फॉर्म के डेटा की इनपुट फील्ड जो भी हैं, जितनी भी इनपुट फील्ड हैं, उनसे कैसे डेटा रिट्रीव करा जाता है, कि हम कैसे डेटा गेट कर सकते हैं इनपुट फील्ड से। अब हमारा दूसरा काम यह है कि हमें डेटा को स्टोर कराना है अपने यूज स्टेट के अंदर। तो अभी तक तो हमने यूज स्टेट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। अभी हमने यहाँ पर बस इतना देखा कि कैसे इनपुट फील्ड से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ यूज स्टेट को। ठीक है, मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ यूज स्टेट को। और यूज स्टेट को डिफाइन करने का तरीका होता है कॉन्स्ट एक एरे, मैं लिखूंगा फॉर्म डेटा, और फिर लिखूंगा सेट फॉर्म डेटा, और साथ ही साथ मैं लिखूंगा यूज स्टेट। यूज स्टेट क्या है, इससे पहले की वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ। आज की वीडियो में हम इसके यूजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि यूज स्टेट आखिर है क्या। यूज स्टेट बेसिकली रिएक्ट के अंदर स्टेट मैनेजमेंट का काम करता है। कभी भी अगर हमें स्टेट को मैनेज करना होता है तो हम हमेशा यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। बस अभी के लिए इतना समझो। यूज स्टेट के अंदर हमारे पास एक इनिशियल ऑब्जेक्ट जाएगा। इनिशियल ऑब्जेक्ट दो चीजें कंटेन करके रखेगा। एक होगा ईमेल, इनिशियल लेवल पे उसकी वैल्यू क्या होगी, एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या होगी, पासवर्ड। पासवर्ड पासवर्ड की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। अभी मैं अब कंसोल करा के दिखाऊं इस फॉर्म डेटा को, कंसोल डॉट लॉग फॉर्म डेटा। तो अगर फॉर्म डेटा कंसोल कराऊं तो अभी देखो, मैं रिफ्रेश करता हूं, टॉप पे दिखाई देगा ईमेल और पासवर्ड एकदम एम्प्टी हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने इनिशियल लेवल पे उनकी वैल्यू क्या दी है, एम्प्टी दी है। लेकिन मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पर जो कुछ भी लिख रहा हूँ उसको लिंक कराना है अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ। मैं चाहता हूँ कि मैं ईमेल के अंदर जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो ईमेल में जाके स्टोर हो, पासवर्ड के अंदर जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो पासवर्ड में जाके स्टोर हो। तो इस चीज को आखिर हम कर कैसे सकते हैं? तो इस चीज को करने के लिए हमें एक चीज करनी होगी, क्या, हमें अपने सेट फॉर्म डेटा का इस्तेमाल करना होगा। बेसिकली सेट फॉर्म डेटा क्या होता है यूज स्टेट के अंदर, ये एक ऐसा फंक्शन है यहाँ पर जो कि क्या करता है, स्टेट को अपडेट करने का काम करता है। तो इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, मैं अगर अपने सेट फॉर्म डेटा के अंदर लिख दूं कुछ ऐसा, देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा अभी फिलहाल के लिए मैं लिखता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। मैं इसके अंदर लिखूंगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, और मैं जैसे ही यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा तो देखो मुझे क्या मिल रहा है। मैं एक बार फालतू के जो कंसोल है उनको हटा देता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, कमेंट इन। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा तो मेरे को देखो, मेरे अपने फॉर्म डेटा की वैल्यू देखो रेप्लिकेट हो गई। पहले फॉर्म डेटा की वैल्यू क्या थी, ईमेल और पासवर्ड थी, जो कि इनिशियल लेवल पे मैंने प्रोवाइड करी थी। लेकिन जैसे सेट फॉर्म डेटा के अंदर मैंने केवल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखा, तो मैं जो कुछ भी पासवर्ड और ईमेल में लिख रहा हूँ वो वैल्यू स्टोर हो रही है। लेकिन हम इस तरीके से तो स्टोर कर नहीं सकते, क्योंकि हम दोनों वैल्यू को इस फॉर्म में चाहते हैं, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा फाइनल डेटा जब भी आए सबमिट करने पर, वो एक ऑब्जेक्ट आए जिसमें ईमेल के अंदर ईमेल स्टोर हो, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड स्टोर हो। तो इस चीज को करने का तरीका होता है एक रिएक्ट के अंदर, उस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। मैं बताता हूँ क्या होता है। सेट फॉर्म डेटा के अंदर हम अपने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम इनिशियल स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए फॉर्म डेटा की वैल्यू को सेट कराएंगे। फॉर्म डेटा की वैल्यू सेट कराएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे अपने की वैल्यू पेयर्स। क्या बनाएंगे, की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे यहाँ पर ईमेल है, पासवर्ड है, ईमेल की एम्प्टी स्ट्रिंग है, पासवर्ड की। तो की वैल्यू पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे एरे नाम के दो करली ब्रेसेस लगाएंगे, जो कि हमारे स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट नेम।
हम यहाँ पर क्या लेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट नेम। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब देखना आपको डिफाइन क्या होगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मुझे वैल्यू अभी एम्प्टी मिल रही है। अगर जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, देखो ईमेल के अंदर वैल्यू जा रही है मेरी, पासवर्ड के लिए लिखता हूँ, पासवर्ड के अंदर मेरी वैल्यू जा रही है। तो हाँ, अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि मेरी वैल्यू सेट हो गई, ईमेल के अंदर ईमेल की वैल्यू सेट हो गई, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड की वैल्यू सेट हो गई। तो इतना तो मैं अच्छे से समझ चुका हूँ। अब एक चीज देखो यहाँ पर कि अब मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ एक बार। अब एक चीज देखते हैं कि मेरी वैल्यूज तो सेट हो गई हैं, लेकिन मैं अब आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। मैंने अभी बताया था कि ये जो इवेंट होता है ये हमेशा हमारी वैल्यू को भी गेट करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू को बाय डिफॉल्ट कुछ और लिख दूं, तो देखना मुझे एक एरर मिलेगा। क्या बोल रहा है, अ कंपोनेंट इज चेंजिंग एन अनकंट्रोल्ड इनपुट टू बी कंट्रोल्ड। मतलब क्या हो रहा है, जब भी हम वैल्यू को बाय डिफॉल्ट कुछ भी सेट करा देते हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते फ्रंट एंड के थ्रू, तो वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी कंट्रोल्ड हो जाती है। मतलब कि आपकी इनपुट फील्ड जो है उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, अभी देखो हमारी इनपुट फील्ड में वही दिख रहा है जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारी जो इनपुट फील्ड है वो कैसी हो गई, कंट्रोल्ड हो गई। वो अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो एकदम फिक्स हो गई है। उसको ना तो हम कुछ अपडेट कर सकते, ना ही हम उसको छेड़ सकते हैं। देखो मैं इसको अपडेट भी नहीं कर सकता, देख रहे हो, मैं अपडेट नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा मैं, वैल्यूज मिल ही नहीं रही है मेरे को। अब ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हमें अपनी वैल्यू के अंदर जो डेटा पास करेंगे, वो कौन सा डेटा पास करेंगे, वो हम अपने फॉर्म डेटा पास करेंगे, फॉर्म डेटा डॉट ईमेल। कुछ इस तरीके से हम पास करेंगे। और ऐसा ही हम किसके अंदर लिखेंगे, अपनी पासवर्ड फील्ड के अंदर लिखेंगे। मैं लिखूंगा वैल्यू, या लिखूंगा फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड। देख रहे हो। अब देखना इस चीज को, मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, क्या दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोहित, या फिर कुछ भी लिख देता हूँ, और पासवर्ड पे भी मैं कुछ भी लिख देता हूँ। इनिशियल लेवल पे मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है, इनिशियल वैल्यू क्या ईमेल और पासवर्ड की ये है। तो मुझे इनिशियल वैल्यू भी क्या मिलेगी, ये दोनों चीजें मिलेंगी जो मैंने वहां पर लिखी हुई है। लेकिन वो क्यों मिल रही है हमें, क्योंकि हमने फॉर्म डेटा को वैल्यू के साथ लिंक करा रखा है दोनों इनपुट फील्ड के अंदर। फॉर्म डेटा को लिंक करा दिया मैंने इनपुट फील्ड के अंदर, और साथ ही साथ मैं इसको अपडेट भी कर सकता हूँ, और ना ही मुझे वो एरर दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि अब ये जो वैल्यू है हमारी इनपुट फील्ड की, ये जो वैल्यू है हमारी इनपुट फील्ड की, ये कंट्रोल्ड नहीं, अब हमारे कंट्रोल में है। ये अब ये नहीं कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स है, नहीं। अब इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं सेट फॉर्म डेटा के थ्रू, और साथ ही साथ अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर देखो अच्छे से हमें हमारा फॉर्म डेटा मिल चुका है। हम जो कुछ भी लिख रहे हैं वो हमें अच्छे से मिल रहा है। मैं एक बार वो वैल्यूज हटा देता हूँ, इनिशियल लेवल की वैल्यू, और मैं एक बार फाइनल दिखा देता हूँ आपको। देखो ईमेल भी सेट हो चुकी है, पासवर्ड भी सेट हो चुका है अच्छे से, दोनों चीजें फिक्स हो गई हैं। अब यहाँ पर एक चीज करेंगे, अब हम इसको फॉर्म डेटा को सबमिट करेंगे। मैं लिखूंगा ऑन क्लिक, और यहाँ पर लिखूंगा हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट। ये मैंने एक हैंडल सबमिट बनाया। अब जब मैं इस हैंडल सबमिट को डिफाइन करूंगा यहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई बटन पे क्लिक करे तब मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे। वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे नहीं दिखना चाहिए कि मैं चेंज कर रहा हूँ तो मुझे हर एक डेटा दिखाई दे रहा है, नहीं। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं अपना सबसे पहले हैंडल सबमिट बनाऊंगा, और इसके अंदर भी हमारे पास एक इवेंट होता है। हर एक इवेंट के अंदर बेसिकली जो भी सब इवेंट होता है, ऑन चेंज होता है चाहे ऑन क्लिक होता है, उसके अंदर एक इवेंट नाम का ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम ई से बोलते हैं। रिएक्ट के अंदर जनरली ज्यादातर डेवलपर्स उसे ई से बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा ई डॉट प्रीवेंट, प्रीवेंट प्रीवेंट डिफॉल्ट। अभी देखें, मैंने बस इतना लिखा और मैं कंसोल डॉट लॉग फॉर्म डेटा करूंगा, कंसोल डॉट लॉग फॉर्म डेटा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, मैं अभी देखो अपना फॉर्म डेटा इनिशियल लेवल पे एकदम कुछ भी नहीं है, मैं मोहित रेजा लिखता हूँ, अब मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखता हूँ, और सबमिट करता हूँ अपने फॉर्म डेटा को। अभी मैं ऑन चेंज की वैल्यू हटा देता हूँ, यहाँ पर इस वाले फॉर्म डेटा को मैं भी हटाऊंगा। एक बार दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अब मैं लिखूंगा मोहित जे जे एंड 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिफ्रेश, मुझे फॉर्म डेटा मिला। और साथ ही साथ एक चीज दिखाता हूँ, अगर मैं इस ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट को यहाँ से हटा दूं, और फिर मैं एक बार इस डेटा को सबमिट करूं दोबारा, तो देखना क्या होगा। मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा,
पेज रिफ्रेश हो रहा है, देख रहे हो? दोबारा देखना, ध्यान से देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पेज क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए हमेशा हम फॉर्म के अंदर ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो प्रिवेंट डिफॉल्ट होता है ये हमें उसी ऑब्जेक्ट से मिलता है जहां से हमें टारगेट और हमारी वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो ये मैंने रिएक्ट के अंदर बताया। अब मैं अगर दोबारा से फॉर्म डेटा को सबमिट करूंगा तो अब पेज जो है रिफ्रेश नहीं होगा और मुझे मेरा फॉर्म डेटा मिल गया है। तो आपको अपना फॉर्म डेटा यहाँ पर मिल चुका है। अब आप इसे फैच मेथड के थ्रू कहीं भी भेज सकते हो, किसी सर्वर पे भेज सकते हो, या इसको लोकल स्टोरेज के अंदर भी सेव करा सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है वीडियो को समझने में तो उसको दोबारा जाके देखो, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज इफेक्ट के बारे में, और साथ ही साथ हम कुछ और नई चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है फिर से कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।